This call is now being recorded. स्क्रीन विजिबल है? जस्ट रेज योर हैंड्स. मेडिकल खुशबू, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? ये चीज़ येलो होती है, इसकी बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है, मुझे नहीं पसंद। हाँ, उसने जो बोला सही है। किसी को भी नहीं पसंद होगा खाना, कोई भी पूप नहीं खाएगा। पर मुझे तो इसे खाना बहुत पसंद है, मैं तो रोज ही खाता हूँ। क्या तुम्हें In the previous lecture, we have gone with the how the habitation loss has been done in the past 100 years, and this is the sixth extinction. Total five were previous, which were not so severe as the sixth extinction have caused. Okay, now we'll study the cause. What are the basic cause of this? So, in general, loss of biodiversity in a region may lead to a decline in plant production, lowered resistance to environmental perturbations such as drought, and increased variability in certain ecosystems. बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉज क्या है? फ्लोरा और फौना तो लॉस होता है, बट उसका एक मेजर इम्पैक्ट लैंड पे भी पड़ता है. लैंड ड्रॉट प्रोन हो जाता है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्लांट्स की वजह से होती है. और बायोडाइवर्सिटी लॉस में इफ वी lost the plant species, then definitely it would affect the area nearby to it. Okay, so there are four major causes जिसको हम the evil quadrant बोलते हैं. बहुत important है for board's point of view and NEET. फोर evil quadrant जो हैं, now it is the sorbiquate used to describe them. सॉर्बिक्वेट नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, और इसमें से चारों के चारों पार्ट इस चैप्टर से बोर्ड्स और नीट दोनों के क्वेश्चन इसी में से आते हैं. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, सबसे पहला जो एविल क्वाड्रेट का पार्ट है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. नाउ कैसे हैबिटेट लॉस से कैसे रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी? लेट सपोज कि हमने कोई रेलवे प्रोजेक्ट पास किया है फ्रॉम अ जंगल, एंड वी नीड टू क्लियर सम फ्यू एकर्स ऑफ लैंड एरिया कमिंग अंडर इट. अगर हमने वहाँ पे ऐसा किया, लेट सपोज हमने 2000 एकर्स का लैंड वहाँ पे कट किया जस्ट टू सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट. नाउ जितने भी प्लांट्स वहाँ पे लॉस हुए होंगे उतना आपने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम की. सेकेंडली उसके ऊपर जो भी एनिमल्स रहते थे या बर्ड्स रहते थे या इंसेक्ट्स रहते थे, उनकी स्पीशीज नाउ दे आर अपरूटेड. वो लोग होमलेस हो गए. उनके पास ऐसा तो नहीं है कि वो जीपीएस ट्रेस करके या दूसरी जगह रेंट प्रॉपर्टी का चेक करके दे विल बी माइग्रेट. नो,
दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन दैट। तो उस प्लांट से, उस 2000 एकड़ लैंड से जितनी भी हैबिटेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, दे गोना बी अफेक्टेड। एंड उसमें से कितनी स्पीशीज अडेप्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑन द सडन हुआ है उनका हैबिटेट लॉस, सो देयर विल बी ह्यूज सेटबैक एंड लॉस ऑफ स्पीशीज, आइदर इट मे बी प्लांट्स और एनिमल्स। We'll see how कि NCERT ने कौन से एग्जांपल्स दिए हैं। Now this is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss came from tropical rainforest, once covering more than 14% of Earth's land surface. पहले अर्थ के ऊपर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ग्रीन फॉरेस्ट कवर 14% था, but now the cover is not more than 6%. This is more than 50% reduction है. These are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest would have been lost. कितना सीवियर है कि आप रीड भी कर रहे हो, उसके बीच में भी 1000 सीवियर हेक्टर्स आर गेटिंग लॉस्ट. दिस इज यूजुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of planet. Okay, harboring probably the million of species is being cut and cleared for cultivating soybeans, or for conservation to, or for convergence to grasslands for raising beef cattle. Beside total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into smaller fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories, and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. इन्होंने वही चीज़ बोली जो हमने बोली कि जब प्लांट्स कट होते हैं तो उसके वजह से नॉट ओनली हैबिटेट लॉस होता है, बट उससे जो स्पीशीज है जो अडेप्ट नहीं कर पाती है, स्मॉल पॉपुलेशन की बर्ड्स और मैमल्स जो उस एरिया में रहते हैं, जिन जो इजीली माइग्रेट करके सेटल नहीं हो पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट सपोज आप ह्यूमन का भी एग्जांपल लो. सडनली आप, लेट सपोज वो जो लोग रोड साइड पे रहते हैं चौल के अंदर, लेट सपोज अगले दिन बुलडोजर गवर्नमेंट ने चलवा दिया, तो दे आर होमलेस नाउ. अब उनको अचानक से घर तो मिल नहीं जाएगा. तो वो तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी कैन हैव समथिंग बिकॉज हम, हमारे पास बोलने की स्किल्स है, वी हैव अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुला है. बट व्हाट अबाउट देम जो इतना डेवलप नहीं है, जैसे एव्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, दे कांट अडेप्ट टू दैट एक्सटेंट. सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. Now humans have always depended on nature for food and shelter, but when need turns to greed, it leads to over exploitation. Now this is a very common terms. We were solely dependent on the nature from the starting of the human evolution. Right from eating vegetarian diets. Human evolution have started as we have read it in the evolution that Dryopithecus to Australopithecus सबके सब फ्रूट्स खाते थे. इनफैक्ट होमो इरेक्टस के पास तक सब लोग, होमो इरेक्टस से पहले तक फ्रूट्स खाते थे. इरेक्टस से फायर कंट्रोल हुआ एंड दे स्टार्ट ईटिंग नॉन वेज या मीट. तो काफ़ी बिलियन ईयर्स टाइम तक वी हैव डिपेंडेंट ऑन नेचर, but now we don't depend. We think it's the duty of the Mother Earth to give us. Now this has led to severe exploitation. So humans have always depended on nature for food and shelter, but when need turns to greed, it leads to over exploitation of natural resource. Now many species extinct in the last 500 years. Example: Steelers sea cow, passenger pigeon, were due to overexploitation by humans. Presently, many marine fishes population around the world are over harvested
endangering the continued extinctions of some commercially important species. Now, इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करने की वजह से लास्ट 500 इयर्स में we have lost n number of species. जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया स्टीलर काउस, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है उसके नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे। नीट ऐसे क्वेश्चंस पे टारगेट करता है, तो हमें एक स्टीलर काउ याद रखना पड़ेगा जो रशिया से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट पैसेंजर पिजन, देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, ये सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नो, एलियन मीन्स फॉरेन स्पीशीज। अगर आप दो स्पीशीज कोई भी रह रही है और आपने उसमें एक तीसरी स्पीशीज ला के रख दी, देन द कंपटीशन इंक्रीजेस टू ग्रेट एक्सटेंट। और कंपटीशन के अंदर जैसे कि हमें पता है एलेंस गॉसिस प्रिंसिपल, नो टू स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर इन द सेम रीजन ड्यू टू कंपटीशन, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं। Now, when alien species are introduced unintentionally or deliberately, or whatever purpose, or for whatever purpose, some of them term invasive and cause declining of or extinction of indigenous, मतलब जो already रह रही है उस indigenous species की extinction हो सकती है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया the Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस किया गया विक्टोरिया के अंदर, which led eventually to the extinction of ecological unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in a lake। जैसे नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया, उसने किकलिड फिश को एक्सटेंड कर दिया लेक विक्टोरिया से। You must be familiar with environmental damage caused by threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, parathenium। अब वो जो फालतू का ग्रासेस देखते हो जो खेतों में ऐसे उगे रहते हैं, ये सब पार्थेनियम होते हैं। एंड वो एक ऐसी स्पीशीज वो यूजुअली हमारे कंट्री में नहीं थी, हमने उसको एक्सपोर्ट किया था ड्यू टू सम पर्पस, और आज वो मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड्स पे स्प्रेड हो गए हैं। तो उससे बाकी स्पीशीज के जो हमारे ग्रासेस होते थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लैटिना एंड वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरिपिनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिशेस इन आवर रिवर। अब हम लोग एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्लैरिस गैरिपिनस को प्रमोट करते हैं किसी भी पॉन्ड में या उसके अंदर टू प्रमोट एक्वाकल्चर, जिसकी वजह से कैटफिशेस जो है जो नेचुरली उस हैबिटेट पे इंडिजीनियसली रह रही हैं, दे आर यूज एक्सप्लॉइटेड, और दे क्योंकि कंपटीशन हो रहा है फॉर द सेम फूड, एंड कंपटीशन होगा तो जो ज़्यादा अडेप्ट करेगा, ज़्यादा अडेप्ट क्लैरिस फिश करती है बिकॉज वो न्यूली ह्यूमन आर्टिफिशियल सिलेक्शन का पार्ट बनी है। So definitely indigenous species would be affected and it would lead to decline in the number of the population. Now co-extinctions. Now when species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extincted. Co-extinction का मतलब अगर मान लो एक प्लांट के ऊपर दो एनिमल चलते थे, if वो प्लांट खत्म हुआ तो एनिमल भी खत्म हो जाएगा, तो एक they are interrelated. This part is called as co-extinction. When a species become extinct, the plant and animal species associated with it, an obligatory path, an obligatory way also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate. Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of other। इन्होंने एक प्लांट पॉलिनेटर प्लांट का दिया है कि अगर पॉलिनेटर को कुछ हुआ तो प्लांट डेफिनेटली विल एक्सटिंक्ट। तो ये को एक्सटिंक्शन का एग्जांपल है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी?
There are many reasons, some obvious and others not so obvious, but all are equally important. They can be grouped into three categories narrowly: utilitarian, broadly, utilitarian and ethical. The narrow utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Human derive countless direct economic benefits. हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, उसके तीन रीज़न दिए हैं. एक नैरो लेवल पे उस क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल यूजेस तक हमारे हैं. एक ब्रॉड लेवल पे वो चीज़ है, और एक एथिकल इशू भी है. तो पहला जो है नैरो यूटिलिटेरियन, उसमें बोल रहे हैं कि और आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और ऑब्वियस बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर वेरियस of our products from the nature. Human derive countless direct economic benefits from nature. Example: food, cereal, pulses, fruits. Now firewood, fiber, construction material, industrial products, tannin, lubricant, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. Now, more than 25% of drugs currently sold in market world are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. ये कुछ इम्पोर्टेंस है कि हम मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अटैच हैं प्लांट से या बायोडाइवर्सिटी से. सो बेसिकली हमें ये एक रीज़न है कि we should be dependent, as we are dependent on nature, so it's our duty to protect it. Now nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. We have known कि अभी तक कुछ फुट फुट 1 लाख स्पीशीज के आसपास प्लांट्स की डिस्कवर नहीं हुई है, 3 लाख स्पीशीज एनिमल्स की डिस्कवर नहीं हुई हैं. तो अकॉर्डिंगली स्टिल और भी इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, पर हम अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस करते जाएंगे तो दे ऑल्सो विल बी साइमल्टेनियसली गेट इरेडिकेटेड, एंड हम उसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस कभी जान नहीं पाएंगे. विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू द बायोप्रोस्पेक्टिंग, exploring molecular genetics and species level diversity for products of economic importance, nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. ये बोल रहे हैं कि जैसे डिक्लाइनिंग हो रहा है और मेडिसिन का यूज़ बढ़ रहा है, तो जो नेचुरली बायोडाइवर्सिटी से प्रोटेक्टेड नेशन है वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं. जस्ट दे नीड टू मेंटेन देयर बायोडाइवर्सिटी. The broadly utilitarian argument says the biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the Earth's atmosphere. Amazon forest वर्ल्ड की या अर्थ की 20% ऑक्सीजन बनाता है, एंड इफ इट विल बी डैमेज देन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू होगा. बिकॉज ऑक्सीजन कंसर्न्स हमने कोविड के टाइम देखे कितने इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन की. सो डेफिनेटली वी शुड लुक ओवर इट. 20% of total oxygen in the Earth's atmosphere. Can we put an economic value on this service by nature? अगर हमें नेचर हमें जो भी सर्विसेज फ्री में देता है, इफ वी स्टार्टेड कॉस्टिंग इट, जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यू नो देयर वाज वे मोर रश, देयर वाज वे मोर न्यूसेंस एट दैट टाइम कि हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जबकि नेचर हमें बचपन से वो फ्री में दे रहा है. अगर हम उसकी सर्विसेज की कॉस्ट लगाएं तो वी विल बी इन डेप्थ, बिकॉज नेचर ने हमें ऑक्सीजन फ्री में कब से जब आ जाए, अगर हमारी एज 20 होगी, 16 होगी या 24 होगी, आप हर मिनट हर सेकेंड्स ऑक्सीजन को रेस्पायर कर रहे हैं, वो भी फ्री में. अगर उसका पैसे देते, लेट सपोज 50 रुपीज़ के जी, तो भी आप सोचो आपको आज तक नेचर को कितना पे करना पड़ता. सेम चीज़ फॉर वाटर, सेम चीज़ फॉर सनलाइट, सेम चीज़ फॉर
the fruits you obtain from soil. So definitely nature has a huge role in supporting us. So it's our prime duty to support the mother earth. Now, can we put economic value on these services by nature? You can get some idea by finding out how much of a neighborhood hospital spends on cylinder of oxygen. Definitely. Pollination, without which plants cannot give us fruits or seeds, is another service. Ecosystems provide through pollinators, layers, bees, bumblebees, birds, and bats. What will be the cost of a company pollination without help from natural pollinators? There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasure of walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom, or waking up the bulbul song in the morning. Can we put price tag on such things? Definitely no. The ethical arguments for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plants, animals, and microbes species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that the species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. देखो ethical वाला जो है broad और narrow limitations हम देख लिए. Now ethical ये है कि हमें लगता है कि ये species कोई काम की नहीं है, ये species होनी नहीं चाहिए, या इस species को ख़त्म कर देते हैं. But it's not our, according to our moral duty, we too are a species जो अर्थ पे रह रहे हैं, and it's a moral duty कि जो हमारे को species है we should respect. हम सबको आजकल सिर्फ greediness से देखते हैं. Is this importance to human race? Okay, that's our fine. If it is not, we reject them. So this is what we are expecting, कि it's our duty to support each and every species because mother nature has evolved them for a not for a particular region. It is the earth sharing is not only for mammals, it is for all the animal and plant species which are uh, there present on the earth. So it's a moral duty to respect the same opposite species. Now, how do we conserve biodiversity? When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ. अगर मान लो लेट सपोज कि एक हमें एरिया पता है जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे जाके फेंसिंग करके पार्क बना के टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं. तो दिस इज इन सीटू, मतलब ऑन द स्पॉट हम स्पॉट पे जा रहे हैं और उस स्पॉट पे जाके उस स्पीशीज को या उस प्लांट को कंजर्व कर रहे हैं. दैट इज इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन. However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened organism facing a very high risk of extinction in the wild in near future and needs urgent measures to save it from extinctions, ex situ off-site conservation is the desirable approach. जैसे एग्जांपल हमने कोई एलिफेंट का पार्क बनाया है टू कंजर्व देम. नाउ जिस एरिया में हमने पार्क बनाया वहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है ही नहीं. लेट्स सपोज आसाम साइड है, तो वहाँ पे अगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो वी विल ब्रिंग देम हियर एंड उनको माइग्रेट करवा रहे हैं. तो ये है एक्स सीटू, मतलब कहीं पे भी आप प्रोटेक्शन का कुछ बनाओ एंड फिर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करो. बट अगर हमने आसाम में ही वो पार्क बनाया क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी एलिफेंट्स की, तो इसको हम बोलते हैं इन सीटू. Now, first है in situ conservation. Faced with conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction
far exceeds the conservation resources available. On global basis, these problems has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot regions with a very high level of species richness and high degree of endemism, that is species confined to that region and not found anywhere else. जैसे एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि एक माउंटेन रेंज है अरावली, वहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स के स्पीशीज रहते हैं जो ऑल ओवर द इंडिया नहीं पाए जाते हैं, तो हमें वहीं पे जाके उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर अडेप्टेड टू दैट एरिया ओनली, उसको हम एंडीजम बोलते हैं, एंडेमिज्म। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं ह्यूमन के केस का, अगर हम अगर तमिलनाडु के people हैं, और हमने क्या किया, हमने कश्मीर के अंदर उनके लिए कुछ बनाया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो वहाँ अडेप्ट कर जाए। अब उनको 37 डिग्री सेल्सियस की या कोस्टल एरिया में रहने की आदत है एंड हम एक्सपेक्ट करें कि वो माइनस के टेम्परेचर में सर्वाइव करें, सो ये पॉसिबल नहीं है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। तो इन situ conservation, ये it try to conserve the things which are present on their natural habitat. Now they identified for maximum protection certain biodiversity hotspots regions with a very high level of species richness and high degree of endemism, that is species confined to that region and not found elsewhere. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. There of these hotspots, Western Ghat and Sri Lanka, Indo-Burmese and Himalaya cover our country's exceptionally high biodiversity regions. ये याद रखना पड़ेगा कि 25 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हमने बनाए थे, जिसमें हमने 9 और ऐड करके उसको 34 कर दिया है। तो याद रखना पड़ेगा, इंडिया में पहले 25 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स थे, अब 34 हो गया। These hotspots also are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burman and Himalaya, cover our country's exceptionally high biodiversity regions. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high. तो हमारा ये जो 3 हॉटस्पॉट दिख रहा है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मन रीजन, ऑल्दो वो अर्थ का 2% लैंड एरिया कवर करते हैं, बट उसके अंदर दे हार्बर एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट protection of this hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. हम इससे जो एक्सटिंक्शन रेट है उसमें 30% रिडक्शन कर किए हैं ड्यू टू इन सिटू कंजर्वेशन या हॉटस्पॉट्स बना के। In India, ecological unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves, national parks and sanctuaries. इसमें भी हम लोग नेशनल पार्क्स के बारे में जानते हैं, बिकॉज वी ऑल आर नोन टू इट। आसपास में हमारे नेशनल पार्क या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स होते हैं, और इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैं 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स में से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इम्पोर्टेंट है उसके डाटा कल शेयर करेंगे, जो इम्पोर्टेंटली बार बार पूछे जाते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। कुछ इंडिया के अंदर आदिवासी ट्राइब्स हैं who treat the ecosystem as their mother. They worship, so they are few tribe peoples are protecting their respective biodiversity, तो ये भी एक प्रोटेक्शन है। एंड हमारे रिलीजियस में ऑलरेडी ट्रेडिशन है कि
We always have devoted to Mother Earth. Now, in many cultures, tracts of forest were set aside, and all the trees and wildlife within them were venerated and given total protection. ये कुछ पहले cultures में होता था. Such sacred groves are found in खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय. ऐसे कुछ sacred groves हैं जो रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया या उस पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो रहता है सबके सबको प्रोटेक्ट किया जाता था. तो खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, and the Sarguja region. Now Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. Chanda and Bastar areas of MP. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuge for a large number of rare and threatened plants. They are the last refuges where the number of species of plant and animal are residing and expected to protect, because Meghalaya में almost all are uh, under the over exploitation. सिर्फ और सिर्फ sacred groves ही हैं जिससे large number of trees or animals are being protected due to such religious activities. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में करंटली कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. 14 नेशनल पार्क्स हैं 90 एंड वाइल्ड लाइफ है 448. ये आपको याद रखना पड़ेगा. सैक्रेड ग्रूव्स के नाम खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, XC2 conservation tools I have. We'll look it over tomorrow, and we'll start with numerical questions simultaneously. Just have a read over it. We will have a numerical questions on it. And मैं जितनी नेशनल पार्क्स इम्पोर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, we will have a discussion on it tomorrow so that we can be अपडेटेड कि नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी रिजर्व में से कैसे क्वेश्चन आते हैं. बट इसमें डाटा बहुत है, जैसे अमेजोन 20%. जो भी आज हमने डाटा वाली चीज़ें पढ़ी है, प्लीज़ डू रिमेम्बर इट. ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.